ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ आपको। सीधा अपना सवाल जवाब का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे प्रोग्राम करके बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचता है। बहुत तो मैं शुक्रिया थैंक यू जी। कहना चाह रहा था आपको। थैंक यू और थैंक यू। जैसे मुझे छोटे छोटे सवाल करने थे। बताइए। तो ये था कि मेरा इंडेफिनेट अभी रिसेंटली हुआ, तो मेरा जो बच्चा है वो 16 मंथ्स का है। तो उसके उसके लिए मुझे अब क्या करना है, और मेरी जो वाइफ है उनका वो पहले जो मेरा दूसरा वीज़ा था टियर 1 का उस पे थी, तो उनका अप्रैल में ख़त्म होगा। ठीक है। तो वो मैंने पूछा था अब अब चाइल्ड का और वाइफ का कैसे स्विच करना है और कौन से फॉर्म मुझे चाहिए, प्लीज़ ये मुझे आप एडवाइस कर दें। और दूसरा ये क्वेश्चन था, मेरे कज़न हैं, उन्होंने डिस्क्रिप्शन लीव अप्लाई किया दूसरी एक्सटेंशन के लिए 2.5 साल वाली। ठीक है। तो उन्होंने अभी 1 माह हुआ है अप्लाई किया हुआ, तो उसके लिए कितने टाइम लगता है, कुछ आइडिया है आपको? ओके। ये प्लीज मुझे बता दें, मेरे फॉर्म्स का और बच्चे का और वाइफ के हवाले से, कि मुझे क्या आगे मतलब एप्लीकेशन मैं करनी समझ गया पड़ेगी जी, मैं उनकी। बताता हूँ आपको। सबसे थैंक यू पहले सर, थैंक यू। आपको मुबारक हो, आपको इंडेफिनिट लीव मिल गई है। अब तो इंडेफिनिट लीव बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं, लेकिन आपका अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया है, सो दैट्स अ गुड थिंग। आपका बच्चा है 16 महीने का। आप जो कानून इस पर कहता है वो ये कि जो बच्चा आपका यूके में पैदा हुआ और उसकी पैदाइश के वक्त अगर माँ बाप के पास दोनों में से किसी के पास भी इंडेफिनिट लीव या ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं थी, तो बच्चे का वही स्टेटस चल रहा होता है जो माँ बाप का होता है। दोनों माँ बाप में से किसी एक को जब भी इंडेफिनिट लीव मिल जाती है तो आप बच्चे को रजिस्टर करा सकते हैं एज अ ब्रिटिश नेशनल। फॉर्म आप उसके अंदर MN1 यूज़ करते हैं। होम ऑफिस की फ़ीस उसके अंदर गालिबन 937 पाउंड है। आप एग्जैक्टली चेक कर लीजिएगा, फ़ीसें ऊपर नीचे होती रहती है। सो मेरे दिमाग में जो चीज़ रहती है वो जब मैं लास्ट एप्लीकेशन कर रहा होता हूँ तभी से याद रहती है। सो एक तो वो बच्चे की एप्लीकेशन का आप याद रखें, MN1 फॉर्म आपने इस्तेमाल करना है, उसको आप रजिस्टर करा सकते हैं एज अ ब्रिटिश नेशनल। दूसरी चीज़ आपका आता है जो वाइफ का आपने पूछा कि वाइफ आपकी टियर 1 पे आपके चल रही हैं, जो डिपेंडेंट वीज़ा था उनका अप्रैल में एक्सपायर होना है। अब आपको इंडेफिनिट लीव मिल गई है, अब आपने अपनी इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी करके आप उनके लिए FLRM फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। उसके ऊपर उनको स्टेटस मिलेगा जो 2.5 साल का मिलेगा। फिर उनके जब 5 साल कंप्लीट होते हैं, 2.5 साल के बाद एक्सटेंशन होगी, जब उनके 5 साल कंप्लीट होते हैं तो वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं और कहता चलूँ ज़रूर, वो ये कि कुछ अर्सा पहले तक एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स की बात चल रही थी। अभी भी हमारा एक केस आज कोर्ट में था जिसके अंदर हम इसी पॉइंट के ऊपर आर्ग्यू कर रहे थे, और उसके अंदर यही कहा गया होम ऑफिस की तरफ से भी कि जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स की बात है या जो कुछ भी है, उसके लिए आपने अगर प्रॉपर एप्लीकेशन की हुई है, जिस वक्त आपका वो टाइम बनता था तब की बात है। अब ये जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन उन्होंने 2015 में की थी। सो वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात बन जाती है। उस वक्त ये कानून चल रहा था और उस वक्त ये आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स वो ये चीज़ कर रहे थे। उसमें ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स में क्या था, अगर आपकी वाइफ आपके साथ डिपेंडेंट के तौर पे 2012 से पहले की आई हुई थी, यानी 9 जुलाई 2012 जब रूल्स चेंज हुए, अगर उससे पहले आपकी वाइफ किसी पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे आपके साथ डिपेंडेंट के तौर पे चल रही थी और उसके बाद भी चलती रहीं और अभी तक आ रही हैं, और अब आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाती है 10 साल की बेस पे या किसी और बेस पे, और वो उसी पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम की डिपेंडेंट चलती आ रही हैं आपकी, तो वो पहले FLRM अप्लाई करती हैं। FLRM के ऊपर जैसे उनको स्टेटस मिलता है यानी स्पाउस वीज़ा मिलता है, तो वो फौरन बेशक अगले दिन जाके सेट M फॉर्म के ऊपर अपनी इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती थी। आपके केस में ये देखना है कि नंबर 1, क्या आपकी वाइफ आपके साथ पॉइंट्स पे सिस्टम की डिपेंडेंट 2012 से जुलाई से पहले से चलती आ रही हैं, नंबर 1। उसके बाद दूसरी चीज़ कि क्या वो थ्रू आउट उसी स्टेटस के ऊपर रही हैं, और नंबर 3 कि क्या होम ऑफिस उस चीज़ को अभी भी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। मुझे ये लगता है कि अब उनके लिए वो एक्सेप्ट करना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर गया है। लेकिन कुछ अभी रिसेंटली मेरे सामने इस किस्म का कोई केस नज़र से गुजरा नहीं है कि जहाँ पे किसी को इस तरह इंडेफिनिट लीव मिली हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ मुश्किल होगी। लेकिन आपको मैं यही कहूँगा कि आप इसके लिए पहले तो FLRM के लिए उनके लिए अप्लाई कीजिए, ताकि आप अपनी इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी करके उनको दिखा सकें कि वो आपके स्पाउस के तौर पर आपके साथ है। अब इसमें इनकम रिक्वायरमेंट्स की बात आ जाती है कि कितनी इनकम दिखानी है। 18,600 आपको दिखाना होगा, क्योंकि आपने बताया आपका एक बच्चा है, उस बच्चे को आपने रजिस्टर कराना है एज ए ब्रिटिश नेशनल, सो उसकी डिपेंडेंसी का
का वो जो अमाउंट है वो आपको नहीं दिखाना पड़ेगा। यानी अगर वाइफ और बच्चे के लिए आपने अप्लाई करना हो तो 22,400 आपको दिखाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आपका बच्चा ब्रिटिश नेशनल के लिए आप उसको रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो आपको बच्चे का दिखाने की जरूरत नहीं है, 18,600 आपका काफ़ी होगा। सो अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स लगाइएगा, पिछले 6 महीने की पे स्लिप्स लगाइएगा, अपने जो एम्प्लॉयर का लेटर लगाइएगा, वाइफ का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर वो सब कुछ है तो आप उनको स्विच करा सकते हैं ऑन टू FLRM और उसकी बेस पे उनका स्पाउस वीज़ा शुरू हो जाएगा। अब जो आपने आखिरी सवाल पूछा जी कि जो आपके कज़न का आपने पूछा कि DLR उनको मिली हुई है, 2.5 साल पहले हो चुके हैं, अब उन्होंने दोबारा 2.5 साल के लिए अप्लाई किया है एक्सटेंशन के लिए, तो कितना टाइम लगेगा? आज अभी शाम को निकलने से पहले मेरे क्लाइंट हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, बेचारे बड़े परेशान थे इसी वजह से कि उनको पहले 2.5 साल की लीव मिली थी, उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया एक्सटेंशन के लिए। अब वो एक्सटेंशन को अप्लाई किए हुए भी कुछ महीने गुजर गए हैं और वो बेचारे इसी चीज़ से परेशान हैं कि क्यों उतना वक्त लग रहा है। जब हमने होम ऑफिस से पता किया, कन्फर्मेशन ली, होम ऑफिस वालों ने कहा कि जी 6 महीने का टाइम तो हम आराम से अपने दिमाग में रख के चलते हैं कि आपको 6 मंथ्स का टाइम तो मिनिमम लग सकता है, कई दफ़े से जल्दी भी हो जाता है, लेकिन 6 मंथ्स का टाइम अपने दिमाग में रखिएगा। सो जो आपके कज़न का सवाल का जवाब है वो यही है कि मैं उसमें यही कहूँगा कि होम ऑफिस की गाइडेंस के मुताबिक इस वक्त 6 महीने का टाइम वो लगाएंगे और 6 महीने के अंदर उनको फैसला आ जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा डिले होती है तो ऑफकोर्स आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और कुछ पुश कर सकते हैं, अपने MP के थ्रू पुश कर सकते हैं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की डिले हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल है कि मेरे को ह्यूमन राइट्स पे 10 साल के 10 साल का वीजा अपने 2.5 साल का जो होता है ना 10 साल के रूट पर डाल दिया जी। तो मेरा बच्चा ब्रिटिश हो गया है तो क्या मैं 5 साल के ऊपर मैं कर सकता हूँ वो? अच्छा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके अंदर? आपके सवाल का सीधा जवाब यह है कि आप 5 साल के रूट पे नहीं जा सकते जी। वो इसलिए क्योंकि आपको जो रूट पे डाला गया है वो आपके बच्चे की बेस पे नहीं डाला गया। बच्चा अगर आपका ब्रिटिश नेशनल हो भी जाता है तो उससे आपकी केस के ऊपर कोई इस किस्म का फ़र्क नहीं आता कि कोई ऐसी कोई कैटेगरी हो जिसमें आपको फिर 5 साल के रूट पे डाल दिया जाएगा। अगर तो सिर्फ आप अकेले पेरेंट हैं, अकेले बच्चे को लुक आफ्टर करते हैं, आपके साथ वाइफ नहीं है, बच्चा सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो शायद आपको वो उस लोन पेरेंट के रूट के ऊपर आप स्विच कर सकें, लेकिन उसके अंदर भी हो सकता है आपको 10 साल के रूट पे ही डालें। लेकिन अगर आप उसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं, मैं भी उसके ऊपर और रिसर्च कर सकता हूं आपके लिए। लेकिन जो आपने मुझसे पूछा है उसका जवाब मुझे यही नज़र आता है कि आपको 10 साल की रूट पे डाला गया है, आप उसी रूट पे चलते रहेंगे। आपका बच्चा अगर ब्रिटिश नेशनल हो भी जाता है तो कोई 5 साल की कैटेगरी ऐसी नहीं, अगर आप मियाँ बीवी इकट्ठे हैं कि आपको बच्चे की बेस पे कोई 5 साल की कैटेगरी मिल जाए। सो आप उसी चीज़ के ऊपर कंटिन्यू रहेंगे जिसके ऊपर आप अभी चल रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बुखारा भाई, मुझे आपसे ना सवाल पूछना था कि मेरा रेफ्यूजी स्टेटस है, वो पेश हो रहा है मार्च में ना, मेरे इंटरनेशनल अप्लाई करना है मुझे जी। मेरे जो है तो 4 बच्चे हैं और उसके लिए मुझे बता देंगे कि मुझे क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? ओके, आपने बताया आपका रेफ्यूजी स्टेटस है, यानी 5 साल का आपका रेफ्यूजी स्टेटस चल रहा था और मार्च में एक्सपायर हो रहा है, राइट? जी जी। ओके चलें ठीक है, अब आप गौर से सुन लीजिए। आपको इसके लिए कुछ लंबा चौड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, ना आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट लगाना है, ना आपको कोई इंग्लिश टेस्ट लगाना है, ना आपको कुछ और करना है। आपके 4 बच्चे हैं, आपके वो 4 बच्चे एक ही एप्लीकेशन के ऊपर आपके डिपेंडेंट के तौर पे चल सकते हैं अगर वो सारे 18 साल से कम उम्र के हैं। सेट प्रोटेक्शन रूट आपकी एप्लीकेशन होगी। आप उस एप्लीकेशन को जब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी मेरे ख्याल है फीस भी नहीं होती है। सो आपको उसमें कोई लंबी चौड़ी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपनी एप्लीकेशन कीजिए। आपके जो डॉक्यूमेंटेशन लगनी है वो सिर्फ आपका ये प्रूफ लगना है कि आप पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली यहाँ पे रह रही हैं। वो अगर आपके पास अपना कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट है या अपना पासपोर्ट है तो आप वो लगा सकते हैं। पासपोर्ट तो ज़रा मुश्किल होता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बात होती है आमतौर पर, अगर वो है तो वो लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो अपने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हों, कोई आपके बेनिफिट्स के रिकॉर्ड्स हों, आपके कोई बिल्स हों, आपके कोई एम्प्लॉयर के लेटर्स हों, कोई पे स्लिप्स हों, कोई P60s हों, जो भी चीज़ आप लगा सकें जिससे आप प्रूव करें कि आप कंटिन्यूसली 5 साल यहीं पे रही हैं, वो आप लगा दीजिए। आपको उसमें दोबारा अपने असाइलम के केस के अंदर उसकी डिटेल्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, किस वजह से आपको असाइलम मिला था, क्या वो ख़तरा अभी भी बरकरार है, क्या आपको अभी भी जान का ख़तरा है, ये सब कुछ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब फॉर्म फिल करते हैं उसके अंदर आपकी वही बेसिक डिटेल्स होती हैं, उन सवालों के जवाब दीजिए जो फॉर्म के अंदर हैं, उसके साथ अपना प्रूफ लगाइए जो पिछले 5 साल का है कि आप यहीं पर हैं, एंड दैट्स इट। आपको कुछ और उस पर लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा
कहूँगा कि खुद करने की बजाय किसी वकील से ही कराइएगा इसको। कोई लंबी चौड़ी फीस इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कोई भी वकील चार्ज करेगा आपको। सो आप इसको किसी वकील से कराइएगा तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। कोई छोटी मोटी ऐसी आप गलती कर जाएँ कि जो आपको पता ना हो, कोई टेक्निकल मिस्टेक हो, तो आगे जाके आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी वकील से करा लेते हैं जो अपना काम जानता है तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी लास्ट वीक भी आपसे बात हुई है। अच्छा जी। और मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अभी स्पाउस वीज़े पे हूँ और मुझे 2019 में मुझे सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना है जी। मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि मुझे 18,600 दोबारा से शो करना पड़ेगा सेटलमेंट के लिए या नहीं। जी। आपने कहा था कि आपको करना पड़ेगा जी। लेकिन सर जो होम ऑफिस के सेटलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म और उसकी गाइडेंस है जी। उसमें कहीं पे भी क्लियर कट नहीं मेंशन कि आपको 18,600 पूरा करना है। जी। उसमें ये मेंटेनेंस का है, इंग्लिश टेस्ट का है, लाइफ इन यूके टेस्ट का क्लियरली मेंशन है। अगर आप एज कंपेयर टू द स्पाउस वीजा के एप्लीकेशन फॉर्म को देखें और सेटलमेंट के एप्लीकेशन फॉर्म को देखें तो स्पाउस वीजे में 2-3 जगह डायरेक्ट इनडायरेक्टली 18,600 को मीट करने की रिक्वायरमेंट है। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप 18,600 को मीट नहीं करते तो हम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन जबकि सेटलमेंट के फॉर्म के अंदर जो मैंने अभी आपसे बात करने के बाद मैंने फॉर्म और गाइडेंस देखी है उसमें कहीं पे भी क्लियर कट नहीं है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, काइंडली इसको जरा मेरे लिए आप थोड़ी डिटेल में बता दीजिए। बिल्कुल कर देता हूँ सर। इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा सकता कि जिस तरह आपने बताया इसके ऊपर कोई क्लियर कट चीज़ है नहीं। मसला क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए और जिस तरह मुझे लगता है कि होम ऑफिस को डील करना चाहिए मैं उस तरह से काम करता हूँ। सो मैं कई दफ़ा अगर मुझे नंबर वो 1 to 10 अगर मुझे स्केल 5 तक जाना काफ़ी होता है तो मैं 5 पे जाने के बजाय मैं कोशिश करता हूँ मैं 6-7 पे चला जाऊँ ताकि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए जिसको होम ऑफिस रिजेक्ट करे। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आपको जो उन्होंने स्पाउस वीज़ा दिया वो इस बेसिस पे दिया कि आप अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हैं फाइनेंशियली और आप कोई बोझ नहीं बनेंगे किसी के ऊपर। मेरे पास ऐसे रिफ्यूजल्स भी हैं जहां पे उनको रिफ्यूज इस बात पे किया गया है इंडेफिनिट लीव के लिए कि आपके पास स्पाउस वीज़ा था और आपने आखिर में बेनिफिट्स लेने शुरू कर दिए या आपने आखिर में अपना कोई काम नहीं दिखाया। अब अगर आपने काम नहीं दिखाया तो उसका मतलब क्या बनता है? अब उन्होंने ये नहीं लिखा कि आपने 18,600 नहीं दिखाया, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपने कोई काम नहीं बताया उसके अंदर। अब उससे उन्होंने जो अखज़ किया नतीजा वो ये कि इंडेफिनिट लीव की रिक्वायरमेंट्स में ये भी है कि कल को आप अपने आप को फर्दर लुक आफ्टर कर सकते हैं। सो अगर इस चीज़ को हम देखें तो आप जब ये क्लियर कट बात की जब क्लियर कट पॉइंट की बात करते हैं, फाइन अग्रीड कि उसके अंदर अगर उन्होंने 18,600 का नहीं लिखा हुआ आपको तो आप उसको बेशक ना दिखाइए। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूं कि अगर आप एक एप्लीकेशन को इतना सेफली फाइट करें कि उसके अंदर कोई चीज़ रह ना जाए तो बेहतर नहीं है। अब आपको जब वीज़ा दिया गया स्पाउस वीज़ा 18,600 की कितनी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अब अगर उसका मकसद सिर्फ इतना हो कि जी कोई बंदा कहीं पे 6 महीने का दिखा के और वीज़ा ले ले और उसके बाद जाके उसकी बेस पे उसको इंडेफिनिट लीव मिल जाए तो ज़रा मुश्किल लगता है। मुझे इस चीज़ के ऊपर मैं किसी क्लाइंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। सो मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि जब आपने अप्लाई करना है इंडेफिनिट लीव के लिए, जब आपको स्पाउस वीज़ा मिल चुका हुआ है, आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं उसके ऊपर, जब आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है तो कोशिश कीजिए कि आपके पास पूरी रिक्वायरमेंट्स उसी तरह से पूरी हो रही हो जिस तरह से इनिशियल रिक्वायरमेंट्स थी, क्योंकि उसके अंदर आपकी कोई गलती नहीं हो सकती। अगर आपने उससे दिखाया कि आप 18,600 फिर भी कमा रहे हैं और आपकी इनकम इतनी बनती है तो उसकी बेस पे आपको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता कि जी हमने मांगा नहीं था और आपने दे दिया। लेकिन अगर आपने वो चीज़ नहीं दिखाई और वो किसी बात पे मेंटेनेंस पे किसी और चीज़ पे आके आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं तो आप पछताएंगे आगे से कि काश मैं इस चीज़ को कर लेता। अब आपकी जहाँ तक मुझे बात समझ आ रही है 2019 में आपका ये ड्यू है। अगर आप लास्ट 6 मंथ्स की भी अपनी एम्प्लॉयमेंट शो करके इस इनकम रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे तो मेरी नज़र में वो एक ज़्यादा एक इंटेलिजेंट तरीका होगा आपकी एप्लीकेशन करने का, बजाय इसके कि आप कहें अच्छा मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा तो चलो बस ठीक है मैं ऐसे ही कर दूंगा। कल को कोई चीज़ उन्होंने निकाल के आपके सामने रख दी तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे। मेरे नज़दीक हमेशा बेहतरीन चीज़ यही होती है कि जिस चीज़ पे आपको इनिशियल वीज़ा मिला है, जिस चीज़ पे आपको इनिशियल ग्रांट ऑफ स्टेटस मिलता है, उसी चीज़ को कंटिन्यू कीजिए ताकि जब आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसी सारी चीज़ को जस्टिफाई कर सकें और उस एक वो जो होता है ना उसके एक रैशनल यानी जो उसके पीछे जो एक थॉट प्रोसेस है उसको देखते हुए आप उस पर अप्लाई कीजिए कि जी मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूसली पूरी कर ली हैं और उसकी बेस पे मुझे अब यहाँ पे इंडेफिनिट लीव दी जाए। मैं हमेशा सारे क्लाइंट्स को ये कहता हूँ अगर आप स्पाउस वीज़ा के ऊपर हैं
कंटिन्यूस कोशिश करें कि आप पूरे 5 साल अपनी इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, ताकि किसी के पास कोई होम ऑफिस का वो जो बचुंगड़ा बैठा आपका केस कर रहा हो, उसको कोई ऐसा रीज़न ना मिले कि वो आपको रिफ्यूज़ कर सके। एक चीज़ याद रखिए, होम ऑफिस के रूल्स के अंदर इंडेफिनिट लीव के अंदर अगर आप देखें जो जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि उसके इंटरप्रिटेशन के अंदर बहुत एक गुंजाइश होती है। यानी अगर वो चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को उसके अंदर ला के किसी एक पॉइंट के ऊपर आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। सो कोशिश कीजिए कि अपने आप को आप उस तरह से सेटअप ही ना करें कि आपको कल को जाके इस किस्म का किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल के अंदर ये चीज़ आ सकती है कि आपने क्या अपने पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी की, अगर आपने वो पूरी नहीं की तो उस जनरलिटी के अंदर आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, जो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अगर 2019 में भी प्लान कर रहे हैं इंडेफिनिट लीव अप्लाई करने के लिए, तो कोशिश कीजिए कि थ्रू आउट द टाइम आप पूरी इनकम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। अगर थ्रू आउट नहीं भी कर सकते तो कम से कम आखिर में जाके इनकम रिक्वायरमेंट्स को जरूर मीट कर लीजिएगा। मेरे नजदीक दैट इज द बेटर वे ऑफ डूइंग इट। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट सर। नाज़रीन, हमारी दूसरी ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, दोबारा अपने सवाल जवाब लूंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार।